सो ऑल आर सेट गाइस, कैसे हो सब लोग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर अनदर सब्जेक्ट दैट इज कंटेम्प्ररी अकाउंटिंग। और आज कंटेम्प्ररी अकाउंटिंग के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आज टॉपिक हिट करने वाला हूँ डैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके फिर बाकी के बाकी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको एग्जाम में भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बना है। एक तो क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, और सेकेंडली जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS 26। और सर AS 26 क्या है? तो बेटा AS क्या होते हैं? AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और अलग अलग तरीके के ना आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से AS 26 नाम का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है जिसका मतलब है इनटेंजिबल एसेट्स। तो बाद में हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले ये तो पता चल जाए कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? उससे पहले ये देखो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कौन सी, एक अकाउंटिंग कि आखिर अकाउंटिंग क्या है। तो पहले अकाउंटिंग देखते हैं आखिर अकाउंटिंग क्या है, फिर चलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो चलो शुरू करें स्टार्ट करें। चलो सो अकाउंटिंग का मतलब क्या लिया हुआ बेटा? इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई करते हो, मेयर करते हो, कम्युनिकेट करते हो किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एंड जजमेंट द डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करके, मेयर करके आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो और कम्युनिकेट करते हो इन्फॉर्मेशन को, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है उस रिकॉर्डिंग को क्या करते हो? इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो, जिस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आपके जो यूजर्स ऑफ अकाउंट है, मतलब आपके अकाउंटिंग के जितने यूज करने वाले उस अकाउंटिंग को, वो लोग क्या करते हैं? अपना डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, बिल्कुल बेटा। आप लोगों ने क्लास 11th में 12th में भी आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वही सेम अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे बोली जाती है। फिर उन्होंने बोला कि द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टैब्लिश व्हेन द प्री रिसीव्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ग्रुप्स टू बी कंसिस्टेंट। तो आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी फील करवाती है किस किस को? जो भी पर्सन इसको यूज कर रहे हैं। तो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि रिलायबल हो, क्योंकि उसको डिफरेंट ग्रुप्स क्या करेंगे? यूज करेंगे। और कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। सर कंसिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे बेटा? ऐसी इंफॉर्मेशन ताकि कोई भी इंसान उसको यूज करे, कोई भी इंसान पढ़े तो उसको इजीली समझ आ जाए। और वो कब होगी? अगर आपकी अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनाई है? कंसिस्टेंट। preparation of financial statements in a uniform and consistent basis improve the comparability and creditability। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि सर कंसिस्टेंसी से क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी से क्या होगा? अगर आप लोग बेटा कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप लोग यूनिफॉर्म रहोगे, तो आपको कंपेयर कर पाना, क्रेडिटेबिलिटी आपकी जो है वो इजी हो जाती है। जैसे आपने बहुत बार किसी से सुना होगा कि तेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, आजकल तू बदला बदला सा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको कंपेयर किया जाता है या तो आपके पास्ट परफॉर्मेंस से या फिर आपको किसी ना किसी के साथ से। लेकिन वो कब होगा? अगर आप लोग क्या रहोगे? कंसिस्टेंट तरीके से रहोगे। कि अगर आपका बिहेवियर थोड़ा सा भी चेंज होता तो आपको पता लग जाता उनको। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होनी चाहिए आपकी? ऐसी बनानी है, ऐसी कंसिस्टेंट तरीके से बनानी है कि उसको कंपेयर करना इजी हो जाए। कि आखिर हम लोग अगर आपकी ही कंपनी की अकाउंटिंग को पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट के साथ में कंपेयर करना चाहे तो इजीली वो कंपेरेबल हो, इस तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करनी होती है। तो कंपेरेबिलिटी और क्रेडिटेबिलिटी रहे, इस तरीके से आपको यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट बेसिस से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है। कीपिंग द एस्पेक्ट इनटू द माइंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। याद है छोटे छोटे बच्चे थे तुम लोग जब 11th में पढ़ते थे, तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाम का चैप्टर नंबर 2 होता था तुम्हारा। सर उसमें क्या था? उसमें बेटा आपके अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। याद है किसी को? 2-3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई बोल दो। नहीं, कोई भी नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे ड्यूल एस्पेक्ट आया याद किसी को? ड्यूल एस्पेक्ट, एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट होता था, कुछ ऐसा नाम सुना होगा, याद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में? फिर वो ड्यूल एस्पेक्ट में बाद में था एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता था। तो ये सारे क्या थे? ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे जिसको आप लोग यूज करके अकाउंटिंग करते थे। तो उन्होंने बोला कि आपने कन्फर्मिटी से स्टेटमेंट बनाई है या नहीं बनाई है, ये तब पता लगता है अगर आप लोगों ने क्या करा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से यूज करा है। तो क्या करते हो? अकाउंटिंग को इस तरीके से बनाना होता है कि अकाउंटिंग कंसिस्टेंट रहे, अकाउंटिंग रिलायबल हो और अकाउंटिंग क्या हो सके?
इजीली कंपेरेबल भी हो सके। तो इस तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इस तरीके की अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, और जो जो अकाउंटिंग डिफरेंट यूजर्स यूज करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। तो अभी तक हम लोग कहाँ पे थे? अभी तक हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग पे हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है और किस तरीके की अकाउंटिंग बनानी है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेटा जैसे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स मतलब जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग डील करती है। आपको पूरा अकाउंटिंग जो भी करनी है वो उन प्रिंसिपल्स को यूज करके करनी थी, लेकिन वो कॉमन प्रिंसिपल्स थे। सर कॉमन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? बेटा कॉमन प्रिंसिपल का मतलब होता है जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये रूल्स ध्यान में रख के करने हैं, और पूरी अकाउंटिंग के ऊपर वो रूल्स लगते थे। ठीक है, आपके 9 कंसेप्ट होते थे, 6 आपकी होती थी, क्या कहते हैं उसको, कंजर्वेटिव, क्या कहते हैं, कन्वेंशंस। ठीक है, तो कन्वेंशन और आपके प्रिंसिपल्स होते थे वहां पे। ठीक है, तो 6 आपकी क्या थी? कन्वेंशंस थी, और 9 आपके क्या थे? कंसेप्ट थे। इस तरीके से उन्होंने क्या बोला था कि आपके जो प्रिंसिपल्स थे वो इन बेसिस के ऊपर चलते थे। लेकिन अब उसके साथ, गॉड ब्लेस यू, उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या करा? आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसको और बेटर तरीके से बनाने के लिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेंगे। और अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। AS1, AS2, 3, 4 ऐसे करके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। AS3 जैसे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। AS26 अभी हम लोग पढ़ेंगे जो कि इनटेंजिबल एसेट्स की बात करता है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेंगे, ताकि आपका क्या कर सके, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है, और हाईएस्ट क्वालिटी आपकी निकल के आए अपने प्रोसीजर्स में। इस तरीके के आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेंगे ताकि अकाउंटिंग को और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। तो बस इसी तरीके से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है और आगे इसके बारे में समझना है। डन बेटा जी? ठीक है जी, चलें आगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी डिफाइंड एज अ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से डिफाइन करा इन्होंने बोला यूनिफॉर्म रूल्स। सर यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म का मतलब सभी के एक ही तरीके के रूल्स होंगे फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग विच में बी एप्लीकल आइदर टू ऑल द सर्टन क्लास ऑफ एंटिटी। मतलब कुछ क्लास ऑफ एंटिटीज होती, क्लास ऑफ एंटिटीज मतलब कि जैसे सारी कंपनीज के लिए, सारी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, तो सारी फर्म्स आ रही एक क्लास, सारी कंपनीज आ गई एक क्लास। फिर ऐसे करके उन्होंने अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर किसी भी क्लास ऑफ एंटिटी अपनी अकाउंटिंग बना रही है तो उसको सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करने हैं? फॉलो करने हैं, ताकि आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब भी करो, एक्सटर्नल मतलब कि कंपनी के बाहर जब आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे तो उन लोगों को भी इजीली क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्रेपरेशन के लिए, यूनिफॉर्मिटी लगाने के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। अब कौन कौन यूज़ करता है उसको? सर शेयर होल्डर करते हैं, क्रेडिटर करते हैं, एम्प्लॉयज़ करते हैं, पब्लिक करती है। तो कितने लोग आपके अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं? तो सभी लोग अगर यूनिफॉर्म तरीके से अगर आपने अकाउंटिंग बनाई है तो वो सभी लोग ईजिली उसको समझ सकेंगे, उसके ऊपर रिलाई कर सकेंगे और अपने डिसीजंस ले पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब सुनना ध्यान से, ये है आपकी डेफिनेशन जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया गया है इन द रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं इशू करता। कौन इशू करता है बेटा? अकाउंटिंग बॉडी, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। तो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी क्या है वो आगे आगे तुम लोगों को बताऊंगा। द रिलेटिंग द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ मेयरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, कि आप लोगों ने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी मेयरमेंट कैसे करनी है, उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं कि उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप लोगों ने फॉलो करके उनकी मेयरमेंट भी करनी है, उनको लिखना भी है, उनको डिस्क्लोज भी करना है। लेकिन इशू कौन करेगा? एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ही इसको इशू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी इशू नहीं कर सकता है। डन बेटा? समझ आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कौन करता है? एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने वाली बॉडी कौन सी है बेटा? कैसे घूर रहे हो मेरी तरफ तुम लोग? ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वो लोग इशू करते हैं क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में। ठीक है अभी चलें आगे। अब नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, फिर सर वही बातें
फिर वही बातें, कैसी बातें बेटा, पढ़ने तो पड़ेंगी। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस का मतलब है कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं, क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ी। तो बस पहले तो वही जो इन्होंने ऊपर लिखा हो उसी को लिख दोगे। अब आते हो यहाँ पे पॉइंट्स पे कि आखिर क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ डिवर्सिफाइड प्रैक्टिसेस। बेटा हर किसी की प्रैक्टिस डिवर्सिफाइड है। डिवर्सिफाइड का मतलब है कि लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या कर दिया था कि अगर आप लोग अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करोगे तो क्या पता हर एक बंदा नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को। तो इन्होंने बोला कि हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं ताकि आपकी डाइवर्सिफाइड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको खत्म करके हम लोग क्या करें, यूनिफॉर्म एक्टिविटीज़ लेके आए। हर एक बंदा अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अपने अकाउंटिंग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाएगा ताकि वो इजीली कंपेयर भी हो सके और इजीली अंडरस्टैंड भी हो सके। तो डाइवर्सिफाइड जो ज़्यादा फैली हुई एक्टिविटीज़ थी उनको क्या कर दिया गया, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज बाय डिफरेंट एंटरप्राइज। तो अलग अलग एंटरप्राइज अलग अलग तरीके से यूज करती है। इन्होंने बोला नहीं, तुम सभी लोग एक ही चीज़ को फॉलो करोगे, इसीलिए क्या बना दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप लोग जो बैलेंस शीट देखते थे तुम लोग, अब वो बैलेंस शीट सिर्फ मैं बना रहा हूँ, मैं उस फॉर्मेट को फॉलो करके बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा फॉलो कर रहा है कोई और ही फॉर्मेट। तो क्या हम दोनों की कंपेरेबिलिटी हो सकती है? नहीं। यूनिफॉर्मिटी हो सकती है? नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अकाउंटिंग क्या कहते हैं, जो आपके ने बैलेंस शीट देखी थी अपने टाइम पे, अगर उस तरीके से मैं भी अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो दूसरा पर्सन भी उसी तरीके से बनाएगा ताकि एक यूनिफॉर्मिटी क्या रहे बेटा, मेंटेन रहे। ठीक है, तो पहले क्या करा उन्होंने, एलिमिनेट किसको कर दिया, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को। हेल्प इन कंपैरिजन, इस तरीके क्यों बनाएगी ऐसी यूनिफॉर्म अकाउंटिंगबिलिटी, क्योंकि कंपैरिजन करना आसान रहे, आपकी इंटर फर्म भी आपकी इंट्रा फर्म भी। सर इंटर, इंट्रा मतलब, इंटर का मतलब होता है आपकी फर्म को किसी और के साथ में कंपेयर करना, तो दैट इज इंटर कंपैरिजन। सर इंट्रा कंपैरिजन आपकी फर्म को आपके साथ ही कंपेयर करना। सर वो कैसे बेटा, 2019, 20, 21, 22, 23 इस सारी स्टेटमेंट को हम लोग कंपेयर करके देख रहे हैं, दैट इज इंट्रा कंपैरिजन। इंटर कंपैरिजन मतलब मेरी कंपनी को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंपेयर करें, दैट इज इंटर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कर पाना क्या हो, पॉसिबल हो, उसी के लिए क्या बनाई गई है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई गई है। इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। यूजर्स कौन से, कौन कौन यूज करता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, कौन कौन यूज करता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को? एम्प्लॉइज, ओनर खुद, क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, मीडिया, सारे लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या इन यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करके कोई भी काम करा है तो वो काम आपको इस किसी भी तरीके से फ्रॉड नहीं हो सकता, लोग ज़्यादा आपके ऊपर क्या करेंगे, रिलाई करेंगे। तो आपने फेयरनेस और रिलायबिलिटी दिखाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसीलिए हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपने दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि फेयरनेस और रिलायबिलिटी है, इसीलिए लोग क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करा। तो इस कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे। फिर प्रिवेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्कैंडल्स। सर स्कैंडल्स क्या होते हैं पता है? स्कैंडल्स, स्कैम्स बोलते तुम लोग, स्कैम्स उसको बोलते हैं स्कैंडल्स, फ्रॉड हो जाना उसको बोलते हैं स्कैंडल्स। ठीक है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो वो क्यों होते हैं ऐसे स्कैम्स, क्यों होते हैं, सुना ना नाम इसको, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के स्कैम्स हुए हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो आपके जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए तो जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो रही है, उसी के तरीके से वो बचा कर सकती है आप लोगों की। तो व्हेन द एम्बिग्यूटी एंड divergent accounting practices in the presentation of the financial statement will lead to accounting scandal। so जितनी ज़्यादा आपकी एम्बिग्यूटी होगी, एम्बिग्यूटी मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीज़ सही लिखी है या गलत लिखी है, किसी भी तरीके की खराबी करोगे तुम लोग अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, तो उससे क्या होगा, जो आपके अकाउंटिंग स्कैंडल्स हैं उनकी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपने सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज तरीके से करी हैं तो ये प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं कितने अकाउंटिंग स्कैंडल्स हैं उनको। बस इजी सा पॉइंट था। देन लास्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप लोग क्या कहते हैं, इट्स नॉट वेरी एग्जैक्ट साइंस, मतलब हर कोई इंसान अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करता है, तो उन सभी को अलग अलग कन्वेंशन, अलग अलग कस्टमर देख के क्या करने थे, अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो फ्री फ्लो स्मूथ सा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का वो क्या होता था, ब्लॉक्ड हो जाता था।
इमर्जिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इमर्जिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए इमर्ज किया गया, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया ताकि आपकी यूनिफॉर्मिटी क्या आ सके, बन सके। तो क्या थी, पहले हर एक पर्सन अपने तरीके से, कस्टम अपने तरीके से क्या कर रहा था, हर एक चीज़ को बना रहा था, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा था। तो उन सभी को, डाइवर्सिफाइड को हम लोगों ने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। 5 पॉइंट्स हैं, मैं बोलता हूँ इसी यहीं पे याद कर लो कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं। पहला कौन सा है, एलिमिनेट कर दिया डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ को, डिवर्सिफाई से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिर हेल्प इन कंपैरिजन, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो पहले तो 3 याद कर लो, कौन सा है, एलिमिनेट किसको कर दिया, डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर दिया और क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। इसी से लास्ट पॉइंट याद हो जाएगा कि अगर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दिया है तो क्या कर दिया, फिर उन चीज़ों को यूनिफॉर्म कर दिया है, किसको, स्टैंडर्ड्स को, ताकि हर एक बंदा अपनी अकाउंटिंग ठीक तरीके से कर सके, यूनिफॉर्म तरीके से कर सके। फिर वो स्कैंडल्स वाला पॉइंट था, कौन सा, कि आखिर जितने भी अकाउंटिंग स्कैंडल्स हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प कौन कर रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और 2 पॉइंट रह गए, एक तो कंपैरिजन करने में हेल्प कर रहा है और एक कॉन्फिडेंस बनाता है, ठीक है। तो पहला और लास्ट वाला इकट्ठे याद कर लोगे। पहले वाला क्या था, डाइवर्सिफाइंग एक्टिविटीज़ को इकट्ठा कर लेता है, एलिमिनेट कर देता है, इसको इकट्ठा कर देता है, फिर यूनिफॉर्म बना देता है सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को। फिर क्या कर रहा है, आपके अकाउंटिंग स्कैंडल्स जो हो रहे हैं उनको खत्म कर रहा है बेटा। फिर उसके बाद में 2 पॉइंट्स रह गए, कौन कौन से, एक तो कंपैरिजन करने में हेल्प कर रहा है और नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स जिसके कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, ताकि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग लेके आते हैं, ठीक है भाई। एंड द लास्ट वन इज, एक आखिर प्रोसीजर बताओ किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। तो देखते हैं प्रोसीजर क्या है। पहले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी डिटरमिन बाय द बोर्ड एरिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड शैल, हाँ सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है बेटा, एएसबी आता है। कौन आता है, एएसबी। एएसबी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया है, वो पहले ये चेक करता है कि किस एरिया में मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने हैं, समझ आ गया। सबसे वो एक एरिया आइडेंटिफाई करता है कि किस अलग अलग एरिया से, तो कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। जैसे मैंने बोला था AS 26 है, वो किसका, इनटेंजिबल एसेट। तो उन्हें लगा होगा कि इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अकाउंटिंग करनी है, तो हमें क्या करना है, AS 26 लॉन्च करा उन्होंने किसके लिए, इंटेंजिबल के। तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, किस एरिया पे फोकस करना। तो ब्रॉडर एरिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एंड डेवलप द लिस्ट अमंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। तो अगर ब्रॉडर एरिया तो क्या कर देते हैं, प्रायोरिटी बना देते हैं कि सबसे पहले किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे, फिर किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे। फिर आता था ASB विल होल्ड डायलॉग्स। अब डायलॉग वो नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो, डायलॉग विल बी द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज। मतलब क्या करा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ASB आता है। ASB चेक करता है कि मेरे को किस एरिया पे जाके क्या करना है, किस एरिया के ऊपर फोकस करके मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने हैं। जब उसको पता लग जाए कि ठीक है इस एरिया के ऊपर मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना है, तो वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उस इंडस्ट्री, उस पब्लिक सेक्टर से क्या मंगवाता है, डायलॉग्स, मतलब उनसे रिप्रेजेंटेशन मंगवाता है कि आपको लगता है कि क्या यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, तो उनसे भी पूछता है। तो पहले ASB खुद चेक करता है कि कहाँ पे बनाने हैं, किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। फिर वो क्या करता है, बाकी सभी से भी क्या करता है, रिकमेंडेशन लेता है कि क्या यहाँ पे बनाना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर नहीं। नेक्स्ट वन इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ स्टडी ग्रुप एंड द डायलॉग्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। क्या बनता है कि उसने एक वर्किंग ग्रुप छोड़ देते हैं। अब ASB खुद थोड़ी जाएगा वहाँ पे काम करने के लिए, उसका वर्किंग ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप क्या करता है, वहाँ के एरिया की स्टडी करता है। तो चलो हम AS 26 के ऊपर आ जाते हैं, जो हमने आगे पढ़ना है इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर क्या बनाना था, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना था। तो सबसे पहले क्या करा, ASB गया, ASB ने देखा हाँ कुछ तो गलती हो रही है, दया कुछ तो गलती हो रही है, कहाँ पे, इनटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग में। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए उसने किससे रिकमेंडेशन दी, गवर्नमेंट से, उसके रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक सेक्टर से, तो सभी से रिकमेंडेशन देती। और यहाँ से ASB ने क्या करी है, सारी की सारी वर्क ग्रुप को भेज के वहाँ की स्टडी इकट्ठी कर दी, ठीक है। वर्किंग ग्रुप ने जो भी उसे बताया ASB को, और जितनी भी रिकमेंडेशंस आई हैं किसको, ASB को, उसके बेसिस के ऊपर उसने एक ड्राफ्ट बनाया है जो कि जिसका नाम दिया गया एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या नाम दिया गया, एक्सपोजर ड्राफ्ट। तो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बना दिया गया कि आखिर इस ड्राफ्ट में सारा कुछ लिख दिया गया कि आखिर हमें क्या क्या रिकमेंडेशंस मिली है और हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से इशू करेंगे, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया गया। फिर उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिश कर दिया गया इन द प्रोफेशनल जर्नल एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेंबर एंड अकेडमिक एक्सेट्रा। तो एक क्या होता है, जैसे आपके घर पे वो आते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, वैसे ही एक जर्नल होता है, कहीं कईयों के घर पे आता होगा, एक बुकलेट सी आती है। तो वैसे एक अकाउंटिंग जर्नल होता है
ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, इशू कर दिया सारा का सारा। तो उस पर सारा कुछ जो भी उसके एक्सपोजर ड्राफ्ट थे वो बना के ड्राफ्ट सारा क्या कर दिया, इशू कर दिया। कहाँ पे इशू कर दिया, प्रोफेशनल जर्नल्स में। ठीक है, तो मतलब लोगों के कमेंट लेने के लिए इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने इशू कर दिया वहाँ पे जर्नल्स में। आफ्टर कंसिडरिंग द कमेंट्स एंड सजेशंस द बोर्ड विल सबमिट फाइनल ड्राफ्ट एंड प्रपोज्ड स्टैंडर्ड टू द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लास्ट में एएसबी ने कहाँ पे भेज दिया है, आईसीएआई में, क्योंकि मेन बॉडी कौन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, आईसीएआई। ठीक है सर, एंड काउंसिल विल इंस्टीट्यूट ऑल द कंसीडर फाइनल ड्राफ्ट। और लास्ट में क्या करता है काउंसिल, क्या कर देता है, जो आईसीएआई है वो क्या कर देगा बाद में फाइनल ड्राफ्ट से प्रपोज जो भी कुछ होगा उसमें मॉडिफाई करके अपने किसको दे देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय द अथॉरिटी, और क्या कर देगी अथॉरिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देगी। सर इसको याद कैसे करें, तो मैं अभी याद करवा देता हूँ तुम लोगों को, देखो लिखी चलो बस। ठीक है, चलो एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा चार्ट बना देते हैं ताकि तुम्हें पूरा का पूरा याद रहे। देखो सबसे पहले क्या है, 3 बंदे यहाँ पे पिक्चर में आए हैं। एक तो एएसबी पिक्चर में आया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहीं पे लिख देता हूँ आईसीएआई। ठीक है, और एक ये बंदा पिक्चर में आया था, और कौन आया था पिक्चर में, और कौन था, हाँ वर्किंग ग्रुप, ठीक है, वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो सुनना क्या करा था, एएसबी ने क्या करा, एएसबी ने सबसे पहले क्या करा, एएसबी ने अपना क्या करा, एक एरिया डिटरमिन करा कि सबसे पहले कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना है। और उसने अपने वर्किंग ग्रुप को भेज दिया कि जा वर्किंग ग्रुप जा और जाके देख क्या कि आखिर कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ें चलती है। जैसे इंटेंजिबल एसेट के लिए उन्होंने सारी की सारी मार्केट की रिसर्च करी होगी। और इसी के साथ में इन्होंने एएसबी ने रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट वगैरह या पब्लिक सेक्टर जितने भी लोग हैं उनको भी क्या दे दिया, रिकमेंडेशन लेने के लिए उनको क्या भेजा हुआ है, अपना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है, ताकि उनसे भी क्या से ले सके, कमेंट्स ले सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपने कमेंट्स बाद में किसको दे देगी, एएसपी को, और वर्किंग ग्रुप भी बाद में अपनी सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन किसको दे देगी, एएसपी को। अब एएसबी के पास जितना भी रिप्रेजेंटेशन आया है बेटा, जितना भी एएसबी के पास में अपना रिप्रेजेंटेशन आया है, वो उसके बेस के ऊपर, अपनी रिप्रेजेंटेशन बेस के ऊपर क्या बनाता है, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या बना देता है, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाता है। और इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को एक और जगह पे इशू किया जाता है, पता है उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को कहाँ पे इशू करते हैं, जर्नल में। कौन से जर्नल में, प्रोफेशनल जर्नल्स में। तो ये एक्सपोजर ड्राफ्ट को इशू कर देते हैं प्रोफेशनल जर्नल पे। ठीक है, अब जब सभी से रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, ठीक है, प्रोफेशनल जर्नल्स में आप लोगों ने इंस्टीट्यूट्स के मेंबर हो गए, आपके अलग अलग क्या कहते हैं जो लोग उसको पढ़ते हैं, जर्नल्स को पढ़ते हैं, जब उनसे भी कमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो गवर्नमेंट से भी कमेंट्स ले लिए, वर्किंग कमेटी से भी कमेंट्स ले लिए, और कमेंट लेने के बाद में ड्राफ्ट बना के किसको दे दिया है, उसको जर्नल्स में छाप दिया है। ठीक है, प्रोफेशनल जर्नल में। जब प्रोफेशनल जर्नल से भी ड्राफ्ट आ जाएगा, उनसे भी रिकमेंडेशन आ जाएगी, तो देखो लोगों से भी रिकमेंडेशन ले ली मैंने, वर्किंग कमेटी से भी रिकमेंडेशन ले ली मैंने, गवर्नमेंट वगैरह से भी रिकमेंडेशन ले ली। अब मैंने सब कुछ लेने के बाद में, सारे के सभी कमेंट्स लेने के बाद में, मेरा अगला काम क्या था मेरा अगला काम, क्या काम था अगला, कि एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। क्योंकि मेरे को इनसे भी रिकमेंडेशन मिल गई, मेरे को गवर्नमेंट से भी मिल गई, मेरे को वर्किंग कमेटी से मिल गई, मेरे को 3 लोगों से क्या मिल गई है, रिकमेंडेशन मिल गया। इस रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर मैं अब फाइनल ड्राफ्ट बनाऊंगा, और फाइनल ड्राफ्ट बना के किसको भेज देना, आईसीएआई को। अब आईसीएआई सबसे सुप्रीम बॉडी है बेटा, सबसे सुप्रीम कौन है, आईसीएआई। तो आईसीएआई को क्या चल जाएगा, हमारा पूरा का पूरा फाइनल ड्राफ्ट जाएगा। अब आईसीएआई की अपनी मर्जी है कि उसको लगता है कि जो मैंने ड्राफ्ट में लिख के भेजा वो बिल्कुल सही है, या उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, वो बताएगी इसमें ये मॉडिफाई कर दो। और जब सब कुछ सही होगा तो आईसीएआई जो काउंसिल है वो इशू क्या कर देगी, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सारा प्रोसीजर था कि किस तरीके से आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है, और आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। डन। तो अगला जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा किसके ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 के ऊपर पढ़ेंगे। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना था कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। होप सो लेक्चर विल बी यूजफुल टू यू, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फैलाओ, ताकि किसी
नीडी की ज़रूरत हो जाए। डन गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।